स्टार्टेड मैम। सो देखो हम लोग एमपीओ कर रहे थे जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा। दो क्वेश्चन बाकी है, एक इलास्ट्रेशन 8 और ओल्ड जो मेरा पीडीएफ है उसके हिसाब से इलास्ट्रेशन 12। ठीक है, तो पहले इलास्ट्रेशन 12 कर लेते हैं, उसके बाद 8, फिर एमसीक्यूज वगैरह कर लेंगे तो चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा आज। तो इलास्ट्रेशन 12 काफी बड़ा है बट आसान है। देखो इसमें बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये कॉलेज का डेटा है, ठीक है। कॉलेज यानी एजुकेशन सेंटर का हो गया। इससे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। तो पहले क्या बनाने के लिए बोला है वो समझ में आ गया, इनकम एक्सपेंडिचर और जो है बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। अच्छा, इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है देखो, सेमिनार एंड कन्फ्रेंस रिसिप्ट। ठीक है, तो ये इनकम है। तो कॉलेज वगैरह में सेमिनार होता है, कन्फ्रेंस होता है, तो उससे जो भी ये टिकट वगैरह लेते हैं सेमिनार अटेंड करने का, तो उसमें जो इनकम होता है कंसल्टेंसी रिसिप्ट इनकम है। ठीक है, देखो और ये ऐसे भी जो फॉर्मेट में दिया हुआ है ये ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो डेबिट साइड जो भी लिखा होगा वो एसेट और एक्सपेंसेस होगा, क्रेडिट साइड जो भी लिखा होगा वो इनकम होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट्स का, तो ये इनकम नहीं होता है। अगर तुम लोग कॉलेज में एडमिशन या स्कूल वगैरह में लेते हो तो देखोगे, कभी अपना रिसिप्ट वगैरह चेक करके देखना कि सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। ठीक है, अब सब जगह लेता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे कॉलेज में तो लेता था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट एक लिया जाता है। उसके बाद जब मतलब कॉलेज का पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा वो डिपॉजिट वापस भी कर दिया जाता है, सिक्योरिटी के तौर पे लिया जाता है। ठीक है, जैसे या फिर ऐसा एग्जांपल सोच सकते हो कि रेंट वाले हाउस में जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं जो लैंडलॉर्ड या लैंडलेडी होते हैं। तो क्या होता है कि अगर मान लो जो टेनेंट है यानी जो भाड़ा में रह रहा है उसने अगर कुछ तोड़ फोड़ दिया तो उस पैसे से उसको रिपेयर कर देगा। ठीक है, अगर नहीं किया तो वो रिटर्न कर दिया जाता है। इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है रेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इतना समझो कि स्टूडेंट जब वो कॉलेज छोड़ के चला जाएगा तो उसे वापस करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये लाइबिलिटी हो गया कि लोगों का पैसा ले रखे उसे वापस करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल फंड बैलेंस शीट में जाता है, हर तरीके का फंड बैलेंस शीट में जाता है क्योंकि ऑल फंड लाइबिलिटी होता है। इसके बारे में फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर ट्यूशन फीस रिसिप्ट, ये इनकम है। गवर्नमेंट ग्रांट, ग्रांट का मतलब कुछ छूट मिलना, ये भी इनकम होता है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। डोनेशन इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। हॉस्टल रूम रेंट, ये भी इनकम में जाएगा। मेस रिसिप्ट, ये भी इनकम में जाएगा। कॉलेज स्टोर्स सेल्स, कॉलेज के स्टोर से जो सेल वगैरह हुआ है तो 7,50,000 ये भी हमारे इनकम में जाएगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखो, जो आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब दो जगह चला जाएगा ऐसा मत सोचो। ठीक है, दो जगह पे एडजस्टमेंट वही जाता है जिसमें हम लोग का क्या होता है मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है, मतलब जिसका जर्नल एंट्री पास नहीं हो रखा है। बाकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये कहाँ पर जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, उसका नेचर क्या है? करेंट लाइबिलिटी। स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, मतलब स्टोर्स एंड सप्लाईज का जो स्टॉक है वो है 3 लाख। मतलब कॉलेज का कुछ स्टोर सप्लाईज है जो ये लोग बेचते हैं, मतलब कुछ स्टॉक है इनका जो ये बेचते हैं। अब क्या स्टॉक हो सकता है कॉलेज का? हो सकता है पेन वगैरह जो, या फिर कुछ भी मतलब पढ़ाई लिखाई के काम आएगा ऐसा कुछ स्टॉक्स वगैरह रखते होंगे। ठीक है, तो वो इनके पास 3 लाख है। परचेस किया है इन्होंने और भी 8 लाख का। ठीक है, और सेल कितना किया है वो भी मिलेगा शायद आगे। ठीक है, देखना पड़ेगा। हाँ ये देखो, कॉलेज स्टोर से सेल इतना हुआ है, मतलब कॉलेज में स्टोर है वहां जो भी आइटम ये रखते हैं उसका ओपनिंग स्टॉक इतना था, परचेज इतना किया, सेल इतना किया, ये बोल रहा है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या बोल रहा है। और बोल रहा है कि सैलरीज टीचिंग, ठीक है, मतलब टीचर्स जो है उनको सैलरी दिया जाता है। एक्सपेंस है रिसर्च का जो सैलरी, ये सैलरी बोल के हाइपेन देके टीचर के लिए भी है। और रिसर्च जो काम रिसर्च का करते हैं उनका उनको दिया गया सैलरी, ये भी एक्सपेंसेस है। स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे रहा है, ये भी एक्सपेंसेस है। स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस, ये तो बता ही रहा है कि भाई एक्सपेंसिव है। ठीक है, फिर यहाँ पर
रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस होता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंस होता है। तो जो भी एक्सपेंसेस है वो कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में। मिसलेनियस एक्सपेंस, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब हो गया रिसर्च फंड में जो पैसा था उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। फंड का पैसा रखोगे तो बढ़ेगा थोड़ी। मान लो एक फंड बनाए हो एक लैपटॉप खरीदने के लिए, अब लैपटॉप मतलब फंड का टारगेट है, मान लो 1 साल तक फंड फंड में पैसा डालोगे, ठीक है। अब वो फंड का पैसा घर पे रखोगे, मान लो रोज 500 रुपए करके डाल दो, एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। हम इतना कैलकुलेशन नहीं किए 500 करके डालने से 365 डेज में कितना होगा। जो भी खरीदना है, गाड़ी खरीदना है मान लो, ठीक है। तो मान लो 500 रुपए करके 365 डेज का कितना होगा देख लेते हैं। तो ये 1,82,500, ठीक है। तो गाड़ी तो आएगा नहीं, चलो मान लो कि एक अच्छा खासा लैपटॉप लोगे, ठीक है, तो 1,82,500 हो गए। तो आएगा, गाड़ी भी आ जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा। चलो ठीक है, अभी मुझे इतना नॉलेज है भी नहीं कि क्या गाड़ी आएगा, लेकिन मान लो कुछ खरीदना चाहते हो तो ये 1,82,500 1 ईयर में होगा, ठीक है। अब ये फंड का पैसा अगर 500 रुपए करके जमाओगे, उसको फंड में ही रखोगे तो इतना ही होगा, लेकिन उस पैसे को अगर इन्वेस्ट कर देते हो, क्योंकि यूज तो 1 साल बाद करना है, तो उसको ले जाके कुछ नहीं, मान लो इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, मान लो उसको ले जाके बैंक में एफडी कर दिया, तो और भी कुछ उसमें से इंटरेस्ट वगैरह मिलके फंड का पैसा और भी बढ़ जाएगा। तो उसको बोलते हैं फंड इन्वेस्टमेंट। तो फंड का पैसा इन्वेस्ट कर दिया मतलब 8 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट खरीदा है, ठीक है। अदर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस, अच्छा ये सब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सब इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में आता है, हर एक इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, ठीक है। फिर बोल रहे कंसल्टेंसी एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है। सेमिनार का एक्सपेंस है। लैंड जो है फिक्स्ड एसेट है, ये बैलेंस शीट में आएगा, बिल्डिंग बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। प्लांट मशीनरी बैलेंस शीट का आइटम है, फर्नीचर फिटिंग्स बैलेंस शीट, मोटर व्हीकल बैलेंस शीट। प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन दिया है। प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन का मतलब ये था, देखो जिन्होंने डिप्रिसिएशन किया है उनको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर भी पता नहीं याद है कि नहीं, हम बता देते। प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब से एसेट खरीदा गया है तब से जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, तब से लेके आज तक का टोटल डिप्रिसिएशन। जैसे कि मान लो एक एसेट पे मेरा 10 करके डिप्रिसिएशन लगा, 10 स्ट्रेट लाइन में चल के, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि डिप्रिसिएशन कितना है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि डेप्रिसिएशन, ये मान लो करेंट ईयर है, ठीक है, ये यहाँ तक इस साल में हम लोग देख रहे हैं अब तक कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, ये मान लो मेरा करेंट ईयर है, तो करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन 10। लेकिन अगर पूछे कि इसमें पूरा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना है, तो हम लोग को बोलना है बेसिकली एक्यूमुलेटेड, ठीक है। तो 10 मतलब 40 रुपीज का जो है टोटल डिप्रिसिएशन हो रहा है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, मतलब जिस दिन ये बिल्डिंग एसेट को, मतलब बिल्डिंग जो एसेट है इसको पुट टू यूज किया गया था, उस दिन से लेके आज तक का टोटल डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब मान लो एसेट का वैल्यू था 500, ये वाले एसेट का, तो आज की डेट पे उसका वैल्यू कितना है, 500 माइनस 40 करेंगे तभी पता चलेगा। अगर 500 से सिर्फ 10 माइनस कर दोगे आज वाला, तो कैसे पता चलेगा। अगर पूछा जाए आज का वैल्यू कितना है, तो मुझे कितना माइनस करना है, 500 माइनस 40 करेंगे तो ये आ जाएगा 460, ठीक है। और देखो ये पहले 500 था, 10 माइनस होके कितना हुआ होगा 490, फिर 10 माइनस होके 480, फिर 10 माइनस होके 470, तो अब फिर 10 माइनस होके 460, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो पूरा माइनस करने से हमें पता चलेगा आज की डेट का वैल्यू कितना है। ये होता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग का दिया है, प्लांट का दिया है और फर्नीचर का दिया हुआ है, तो तीनों का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कैश एंड बैंक, कैश एट बैंक, तो ये हम लोग का कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में करेंट एसेट में जाएगा। फिर लाइब्रेरी, तो ये भी जो है लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी का जो मतलब है, ये हम लोग का क्या होगा, ये भी एसेट है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट में जाएगा, लाइब्रेरी बोला है। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है मेटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम, मतलब कॉलेज का जो स्टोर था वहां पर मेटेरियल या सप्लाईज, मतलब जो स्टॉक वो रखते थे उसमें से कहां पर कहाँ कितना यूज हुआ, किस सेक्टर में, बोल रहा है टीचिंग सेक्टर में इतना यूज हुआ, रिसर्च में इतना यूज हुआ, स्टूडेंट वेलफेयर में इतना यूज हुआ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इतना यूज हुआ। फिर उसके बाद बोला है ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स, ठीक है। तो 80,000 बोल रहा है कि बैकवर्ड क्लास को जो स्कॉलरशिप दिया जाएगा वो रिसीवेबल मोड में है, मतलब अभी तक गवर्नमेंट ने वो पैसा दिया नहीं है, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम है, गवर्नमेंट से जब मिलेगा तो इनकम हुआ ना, मतलब इनकम इन द सेंस कि स्टूडेंट लोगों को मिल जाएगा कॉलेज के थ्रू से। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया।
स्टोर सेलिंग प्राइसेस आर फिक्स टू गिव ए नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। तो जो कॉलेज का स्टोर है ना, जहां से ये मटेरियल वगैरह जो भी मटेरियल्स है जो कंज्यूमेबल है वो बिकता है, उस पे ये लोग कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं? 10% ऑन सेलिंग प्राइस। फिर बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एट द फॉलोइंग रेट्स। बोल रहा है डेप्रिसिएशन ये लोग एसएलएम में देते हैं। बिल्डिंग का 5%, प्लांट इक्विपमेंट 10%, फर्नीचर 10%, मोटर व्हीकल 10%। ये बोला है, बस इतना सा दिया हुआ है। ठीक है, हमें प्रिपेयर करके देना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 12, इलास्ट्रेशन रिपब्लिक कॉलेज इन द बुक्स ऑफ Republic College, income and expenditure account for the year ended 31st March 2022। इसके बाद बैलेंस शीट बनेगा। इनकम एक्सपेंडिचर में काफी बड़ा जगह चाहिए। बैलेंस शीट as on 31st of March 2022। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट। ठीक है, एडजस्टमेंट किसमें था वो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वो उसके लिए हमें एक लाइन जगह रखना पड़ेगा। जो भी एडजस्टमेंट है वो मोर देन वन टाइम हमें यूज करना होता है। ठीक है, तो एक तो डिप्रिशिएशन का एडजस्टमेंट है। ठीक है, कैसे डिप्रिशिएशन होगा, और स्टोर सेलिंग का प्रॉफिट है, और ट्यूशन फीस जो है आउटस्टैंडिंग है, बस और कुछ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन आसान है। सबसे पहले सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट। तो कॉलेज में सेमिनार हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका पैसा मिला, तो फिर वो कॉलेज के लिए इनकम है। तो हम लोग तो कॉलेज का जो है पीएल वगैरह बना रहे हैं ना, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर, तो ये बाई साइड में आ जाएगा, बाई सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट, बाई सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट। 4,80,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो ये डायरेक्टली ऐसे चला जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट बोला है कंसल्टेंसी रिसिप्ट। तो कंसल्टेंसी रिसिप्ट जो है ये भी इनकम है, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो बाई कंसल्टेंसी रिसिप्ट। $1,28,000।
सिक्योरिटी डिपॉजिट तो अभी मैंने बताया स्टूडेंट्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या करता है, कॉलेज लेता है। जब स्टूडेंट कॉलेज छोड़ के जाता है तो उसको एप्लीकेशन देना पड़ता है, वो डिपॉजिट वो वापस सिक्योरिटी के तौर पे लिया जाता है कि मान लो स्टूडेंट ने कुछ भी ऐसा किया तो उस पैसे से उसको मतलब मान लो कुछ तोड़ फोड़ दिया, ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, वो लिखा हुआ रहता है क्यों सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया। तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो तो कॉलेज के लिए लाइबिलिटी, जब स्टूडेंट चला जाएगा, जब एप्लीकेशन डालेगा तो उसे वो रिटर्न करना पड़ता है, तो लाइबिलिटी। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट बैलेंस शीट में लिखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट को। 1,50,000। तो देखो ये सब हमें नॉलेज होना चाहिए कि सिक्योरिटी डिपॉजिट किस काम का है, क्योंकि वैसे भी देखो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड दो ही चीज होता है, इनकम होता है और लाइबिलिटी होता है। अगर इसको इनकम बोल दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। इनकम मतलब जिस पैसे को हम लोग यूज कर सकते हैं, ये दूसरे का पैसा है, वापस करना पड़ेगा, सिक्योरिटी के तौर पे दिया गया है। कैपिटल फंड, तो इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल फंड अवेलेबल है। कैपिटल फंड है 16,06,000। तो उसके बाद है रिसर्च फंड, ये भी लाइबिलिटी है। रिसर्च फंड ये भी लाइबिलिटी है 8 लाख। तो फिर है बिल्डिंग फंड 25 लाख, ये भी लाइबिलिटी है। कोई भी फंड लाइबिलिटी होता है। बिल्डिंग फंड, कोई भी फंड लाइबिलिटी होता है, इसीलिए लाइबिलिटी है क्योंकि इस फंड में जो पैसा है वो रिसर्च के लिए यूज करना है, रेस्ट्रिक्टेड है। इस फंड में जो पैसा है वो बिल्डिंग के लिए यूज करना है, ठीक है। जब ऐसा रेस्ट्रिक्शन आ जाता है तो उसे लाइबिलिटी बोला जाता है, वैसे फंड लाइबिलिटी होता है, ठीक है, ये कोई इनकम नहीं है। बिल्डिंग फंड है 25 लाख। फिर उसके बाद है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड देखते हैं 5,10,000। प्रोविडेंट फंड हो गया 5,10,000। अच्छा, तो ये सब हो गया अप टू प्रोविडेंट फंड तक, ठीक है। इसके बाद है ट्यूशन फीस रिसिप्ट, ठीक है। इसमें एक एडजस्टमेंट था कि बैकवर्ड क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ग्रांट आने वाला था जो अभी तक नहीं आया, तो फिर इसको हम लोग एक लाइन जगह बचा के रखेंगे। ट्यूशन फी रिसिप्ट 8 लाख, तो यहाँ पर लिखते हैं इनकम बाई ट्यूशन फी रिसिप्ट, ठीक है। कॉलेज में भी ट्यूशन फी होता है, अगर अपना रिसिप्ट देखोगे तो वहां लिखा हुआ रहता है ट्यूशन फी बोल के, ठीक है। ट्यूशन देते नहीं है लगभग 8 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखो ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स, ठीक है। तो फिर 80,000 जो है रिसीवेबल है, तो आउटस्टैंडिंग है, इसी ईयर का है, तो हम लोग यहाँ पर ऐड करके लिख देंगे। एड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी फॉर बैकवर्ड क्लास 80,000, 8,80,000, ठीक है। और ये 80,000 जो है यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी इनकम में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इनकम है। तो यहाँ पर हो जाएगा आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी 80,000, ठीक है। ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है बोलते हम साथ ही साथ एडजस्टमेंट भी कर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे जाते हैं, नहीं तो आगे पीछे करने से थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बहुत ही कम एडजस्टमेंट है तो इसीलिए एडजस्टमेंट करते हुए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्यूशन फीस के बाद गवर्नमेंट ग्रांट 5 लाख, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इनकम में लिख देंगे बाय गवर्नमेंट ग्रांट 5 लाख। फिर डोनेशन 50,000,
इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,85,000, ये सब में एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं था, तो ये सब डायरेक्टली करके जाएंगे बाई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इनकम। वन लैख 85,000। अच्छा, फिर है हॉस्टल रूम रेंट, ये भी लिख देंगे, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1,75,000 बाई हॉस्टल रूम रेंट 1,75,000। तो इसके बाद मेस रिसिप्ट, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2 लाख, ये भी इनकम है। मेस रिसिप्ट, कॉलेज की तरफ से मेस फैसिलिटी अवेलेबल होगा, उससे जो अर्निंग हो रहा है वो है 2 लाख। तो ये सभी इनकम है, देख के ही समझ में आता है। हाँ, डोनेशन का जो है वो कभी कभी कैपिटलाइज भी करने बोलता है, बट हमें क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग उसे नॉर्मल इनकम दिखाएंगे। अगर क्वेश्चन बोलता है कि इसमें कुछ कैपिटलाइज करो, तो फिर वो उतना अमाउंट बैलेंस शीट में जाता है, जैसे इसके पहले हम लोगों ने काफी क्वेश्चन इस तरीके का किया हुआ। फिर उसके बाद है मेस रिसिप्ट के बाद है कॉलेज स्टोर सेल। ठीक है, तो स्टोर में जो आइटम, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट सेल जो है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से वर्किंग नोट करके ये बेच के जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिखा देंगे इनकम एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो वर्किंग नोट किस चीज का करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1। अब ये स्टॉक वगैरह बेचते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रॉफिट आएगा, जैसे पीएल में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक पीएल है, तो यहाँ वर्किंग नोट बना के वो पूरा कैलकुलेट करके हम लोग जो है उसमें ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में। तो देखो बोला है कॉलेज स्टोर सेल 7,50,000, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सेल्स, जो स्टॉक था वो कितने का बिका, 7,50,000 का बिका। ठीक है। अच्छा, और देखते हैं, देखो ये अगर ट्रेडिंग बनाने के लिए बोला जाता तो ये अमाउंट ट्रेडिंग में आ जाता। अब ट्रेडिंग हमें बनाने नहीं बोला है, तो इसलिए ट्रेडिंग वर्किंग नोट में बना रहे। फिर बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। करेंट लाइबिलिटी है 2,25,000, यहाँ पर लिखेंगे। फिर है स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा, स्टॉक का बात बोला है। टू ओपनिंग स्टॉक 3 लाख। फिर उसके बाद परचेज है स्टोर्स का, देखो सब स्टोर्स और सप्लाईज रिलेटेड आइटम 8 लाख। 8 लाख। अच्छा, उसके बाद है सैलरी, टीचिंग स्टाफ का सैलरी है, तो ये एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कहाँ पर जाएगा, क्योंकि सैलरी वगैरह इनकम एक्सपेंडिचर पीएल में जाता है, तो वैसे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। टू सैलरीज, टीचिंग 8,50,000। उसके बाद देखते हैं रिसर्च 1,20,000। 1,20,000, ये 8,50,000। अच्छा, उसके बाद स्कॉलरशिप 80,000, तो टू स्कॉलरशिप 80,000। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंस 38,000। 38,000।
अच्छा, उसके बाद ये 38,000 हो गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,12,000 टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। 1,12,000। अच्छा, उसके बाद गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 50,000 टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स 50,000। ये सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं था शायद, एक बार देखो। नहीं, ये सब में तो कोई एडजस्टमेंट था नहीं। ठीक है। अच्छा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बाद यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंस 65,000। अच्छा, इसके बाद रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारे बैलेंस शीट में जाएगा। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट सबसे पहले। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख। इसके बाद अदर इन्वेस्टमेंट 18,50,000। अदर इन्वेस्टमेंट 18,50,000। उसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 5,10,000। प्रोविडेंट फंड लिख दिए, पीएफ बोल सकते हैं इसे शॉर्ट में। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 5,10,000। इसके बाद है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस 4,50,000। एक्सपेंसेस में चला जाएगा, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस। एक लाख नहीं, 4,50,000 कितना था, हाँ 4,50,000। कंसल्टेंसी 28,000, ये भी इधर आ जाएगा, कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस। 28,000। तो इसके बाद लैंड 1 लाख। लैंड पे तो कोई डिप्रिशिएशन नहीं लगता है, ठीक है, तो ये फिक्स्ड एसेट में सबसे यहाँ ऊपर लिख देते हैं। लैंड ये हो गया 1 लाख। अच्छा, इसके बाद है बिल्डिंग 16 लाख। ठीक है, बिल्डिंग है 16 लाख। ये इनर कॉलम में लिख रहा है क्योंकि इस पे डिप्रिशिएशन जाएगा तो वो लिखना पड़ेगा। तो ये डिप्रिशिएशन हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में भी जाएगा। प्लांट मशीनरी 8,50,000। प्लांट मशीनरी 8,50,000। इस पे डिप्रिशिएशन जाएगा, लेस डिप्रिशिएशन। फर्नीचर फिटिंग्स 6 लाख। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 6 लाख, लेस डिप्रिशिएशन। फर्नीचर फिटिंग्स हो गया लेस डिप्रिशिएशन। और एक मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल लेस डिप्रिशिएशन। लेकिन मोटर व्हीकल का जगह नहीं बचा क्योंकि मैंने इसके पहले रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट लिख दिया है। ठीक है, अगर तुम लोग का भी ऐसा है तो तुम लोग इसके नीचे लिखो, लेकिन हम तो जो है इसे थोड़ा सा इरेज करके लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं। ये देखो, इसको, क्योंकि क्या होता है ना, फिक्स्ड एसेट सारा एक साथ लिखेंगे तो वो सही रहता है। वैसे कुछ गलत नहीं है, ठीक है, एक बार हम लिख देते क्योंकि मेरे पास तो स्कोप है। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस थोड़ा नीचे कर लेते, अगर तुम लोग का नहीं है तो छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम लोग इसके नीचे ही लिखते हो। फिलहाल के लिए एग्जाम में कोशिश करें कि एक ही जगह पे लिखते हैं।
आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस यहाँ पर हो गया हम लोग का 80,000। पीएफ इन्वेस्टमेंट 5,10,000। अदर इन्वेस्टमेंट 18,50,000। और ये 8 लाख रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट 8। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख। अच्छा, यहाँ पर मोटर व्हीकल आ जाएगा। ये तो सारा रीराइट किया मैंने। मोटर व्हीकल पे भी डिप्रिशिएशन है 1,80,000 लेस डिप्रिशिएशन। अच्छा, अब ये प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन दिया हुआ है, मतलब अब तक का डिप्रिशिएशन। लेकिन मुझे अगर बुक वैल्यू दिखाना है तो मुझे क्या करना है, ये अब तक का है करेंट, मतलब और इस साल का, जिस साल का हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं उस साल का भी डिप्रिशिएशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग लिख देंगे, ठीक है, कि कितना होता है, हम दिखाते हैं कैसे होगा। अच्छा, इसके बाद ये प्रोविजंस का यूज दिखाते हैं कहाँ करना है। फिर बोल रहा है कैश एट बैंक, ये बैलेंस शीट में आएगा। कैश एट बैंक, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। कैश एट बैंक है हम लोग का 6,42,000। और लाइब्रेरी है 3,60,000। अब लाइब्रेरी भी ऊपर जाना चाहिए था, अब छोड़ो, जगह नहीं, हम नीचे ही लिख देते हैं। लाइब्रेरी 3,60,000। अब नीचे के जो इंफॉर्मेशन है वहां पर आते हैं। कंज्यूम्ड हुआ है टीचिंग, रिसर्च, स्टूडेंट वेलफेयर, गेम्स और स्पोर्ट्स, ये सब मिला के, ठीक है। ये है कंज्यूम्ड, मतलब इतना हमारा यूज हुआ है, ठीक है, इतना। तो इसको कहाँ लिखेंगे, कंज्यूम होने से क्या होगा, स्टॉक कम हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्टॉक ये लोग बेचते हैं, कॉलेज का जो स्टोर्स है, जो स्टॉक है वो ये लोग बाहर भी बेचते हैं। कुछ जो है अपने टीचर्स या स्टाफ लोग भी यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे। तो यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे बाय कंजम्पशन। कंजम्पशन होगा तो भी स्टॉक कम होगा, जैसे सेल करके हो रहा है। तो कंजम्पशन है 50, 1,50,000, 75, 25। तो यहाँ पर ब्रैकेट देखे लिख देते हैं। 50, 1,50,000, 75, 25। तो यहाँ पर हो गया 2 लाख। 2 लाख ये हो जाएगा, 2 लाख अब ये मिला के 3 लाख होगा। देखो, क्योंकि 1,50,000 और 50, 2 लाख, 75 और 25 ये हो जाता है 1 लाख। तो ये टोटल हो गया 3 लाख। तो कंजम्पशन इतना, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं कमाता होगा, क्योंकि ये स्कूल कॉलेज के जो टीचर वगैरह है, वो यूज करते हैं। जैसे हम लोग का कोई मान लो ग्रोसरी शॉप है, वहां से जब हम अपना स्टॉक लेते हैं तो उसको कंजम्पशन बोलेंगे, जब बेचते हैं तो उसे सेल्स बोलेंगे, है ना। ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ट्यूशन फी रिसीवेबल, इसका हम लोगों ने दो जगह एडजस्टमेंट कर दिया। अब बोल रहा है स्टोर सेलिंग प्राइस आर फिक्स टू गिव ए नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। ये जो बिका है ये बेच के 10% जो है सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कमाता है ये लोग। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 7,50,000 का 10%, क्योंकि बोला है सेलिंग प्राइस पे 10% प्रॉफिट कमाता है। तो 75,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, एकदम लास्ट में बस डिप्रिशिएशन है। अब इसको हम लोग क्लोज करेंगे ट्रेडिंग को, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये सारे कंज्यूमेबल्स का मिल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर करके देखते हैं कितना आता है। 3 लाख और 8 लाख, 11,75,000। 11,75,000 माइनस 10,50,000, तो ये हो गया 1,25,000, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। अब इस क्लोजिंग स्टॉक का क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट आया इसे हमें लिखना पड़ेगा, दिखाते हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं यहाँ पर। क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000।
ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया ट्रेडिंग को कैलकुलेट करते हुए, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी आएगा। तो एक बार ट्रेडिंग में चला गया, देखो एडजस्टमेंट ही था, एक बार ट्रेडिंग में खुद ब खुद निकल के आया, ठीक है, और एक हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ पर लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में जैसे बाई जीपी होता है वैसे ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ जगह नहीं बचा है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसके बाद ही लिख देते हैं, जगह नहीं है ऊपर जीपी वगैरह लिखने का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाई प्रॉफिट ऑन सेल 75,000। अब रहा डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो डिप्रिशिएशन बता दिया किस पे कितना करके लगता है, तो वर्किंग नोट में जाते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग पे 5% डिप्रिशिएशन लगेगा। अच्छा, उसके बाद प्लांट इक्विपमेंट 10%, प्लांट इक्विपमेंट 10%, फर्नीचर फिक्सचर 10%, और मोटर व्हीकल 20%। अब कितना डिप्रिसिएशन ओवरऑल लगेगा वो देखते हैं। तो देखो, क्योंकि हमारे पास ये जो बिल्डिंग का वैल्यू दिख रहा है ना, जो इस ट्रायल बैलेंस के अंदर था, बिल्डिंग हो या कोई भी एसेट हो, लाइक बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर फिटिंग्स है, मोटर व्हीकल है, जब हम लोग प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन मेथड का यूज करते हैं, अब ये तो डिप्रिसिएशन में ही हम डिटेल्स में बता सकते हैं, अगर किसी को नहीं पता है, वैसे होता है ये टॉपिक, ठीक है, फिर भी अगर नहीं पता है तो डिटेल्स में वहां बताएंगे, बट यहाँ जितना बताएंगे वहां उतना समझ में आ जाएगा कि जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड यूज होता है, इसका मतलब मैंने बताया कि ये जो डिप्रिसिएशन है ये किसी एक साल का नहीं है, ये जब से बिल्डिंग यूज हुआ है तब से लेके अभी तक का डिप्रिसिएशन इतना लग चुका है बिल्डिंग में। तो ये बिल्डिंग का वैल्यू क्या है, डिप्रिसिएशन लेस करके है नहीं, जो जब प्रोविजन मेथड हम लोग फॉलो करते हैं तो कोई भी एसेट को उसके कॉस्ट में दिखाते हैं, मतलब जिससे उस एसेट को एक्वायर या परचेस किया गया था, ठीक है, तो बिल्डिंग का एक्चुअली जो कॉस्ट है वो है 16 लाख, तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉस्ट है 16 लाख, और उसपे अब तक डिप्रिसिएशन लग चुका है लेस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसका मतलब अब तक उस पे डिप्रिसिएशन लग चुका है कितनी का, अब तक उस पे डिप्रिसिएशन लग चुका है 4,80,000 का, तो उतना माइनस कर देंगे, 4 लाख, 4,80,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका है, ठीक है। अच्छा, ये माइनस बाद में करेंगे, पहले ये लिख लेते हैं, ये इंफॉर्मेशन है। अब करंट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन का मेथड हमें क्या बोला है, डिप्रिसिएशन का मेथड हमें बोला है कि स्ट्रेट लाइन मेथड, देख लो सभी डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन लगाना पड़ता है, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 16 लाख, उस पे कितना लगेगा 5%, तो करंट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 16 लाख पे 5%, तो 16 लाख का 5% हो जाता है 80,000, ठीक है, तो 80,000 हो गया। तो अब वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मतलब टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 16 लाख, मतलब कितना माइनस होगा, पहले इतना लग चुका है करेंट ईयर में इतना, तो ये देखो 16 लाख -4,80,000, या फिर ऐसे करते हैं, चलो टोटल डिप्रिसिएशन पहले निकाल लेते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन करने में आसानी रहेगा, ठीक है, माइनस तो वहां पर भी कर सकते हैं, तो ये हो गया देखो हम लोग का 4,80,000 पहले लगा था डिप्रिसिएशन, और 80,000 अभी लगा, तो 5,60,000 टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा अब तक का 5,60,000, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग में 5,60,000 का डिप्रिसिएशन लेस करके दिखा देते हैं, बिल्डिंग में क्या करेंगे 5,60,000 का डिप्रिसिएशन लेस करके देखते हैं कितना आता है, तो 16 लाख -5,60,000, तो ये हो जाएगा 10,40,000, ठीक है। सेम तरीके से प्लांट मशीनरी का भी करेंगे, प्लांट मशीनरी का जो कॉस्ट है वो है 8,50,000, ठीक है, प्लांट मशीनरी का जो कॉस्ट है वो है 8,50,000, ठीक है। अब तक का जो डिप्रिसिएशन लग चुका है वो है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, देखते हैं 5,10,000,
5,10,000 और करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन कितना होगा 8,50,000 पे 10%। करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन कैसे निकालेंगे, ये लिख लेते हैं कॉस्ट, ये हो गया प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, ये गिवन था। अब तक डिप्रिशिएशन इतना लग चुका है। करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन, करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन हो जाएगा 8,50,000 इंटू 10%, मतलब 85,000। तो टोटल डिप्रिशिएशन हो जाएगा 5,10,000 प्लस 85, 5,95,000। ठीक है, अब ये 5,95,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखेंगे। माइनस करते हैं, क्या क्या ऐड हो जाएगा, 2,55,000, 2,55,000 हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। फर्नीचर फिटिंग से 6 लाख, कॉस्ट है 6 लाख, फर्नीचर फिटिंग्स का कॉस्ट है 6 लाख। कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन और करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन। करेंट ईयर का हो जाएगा 6 लाख इंटू 10% यानी 60,000, और प्रोविजन कितना था 3,36,000। तो टोटल हो जाएगा 3,36,000, ये हो जाएगा 3,96,000। ठीक है, 3,96,000 फर्नीचर एंड फिटिंग्स। यहाँ पर लिखेंगे 3,96,000। 2,04,000 मोटर व्हीकल, 1,80,000 कॉस्ट, 1,80,000 प्रोविजन। अब तक कितना डिप्रिशिएशन लग चुका है, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। अच्छा, इस पे कोई प्रोविजंस फॉर डिप्रिशिएशन नहीं है, मतलब ये इसके पहले यूज नहीं हुआ होगा, तो सीधा सीधा इस पे जितना डिप्रिशिएशन लगना चाहिए उतना लगा देंगे। मतलब ये इसमें सिर्फ एक ही इसी साल का प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन कुछ नहीं है, इसका मतलब ये पहले ये एसेट यूज ही नहीं हुआ है, अभी फिलहाल हो रहा है। तो सिर्फ करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन, मतलब इसी साल ये यूज हुआ। तो 1,80,000 इसके पहले नहीं था, शायद अभी खरीदा होगा। तो ये हो जाता है 36,000। तो टोटल में भी 36,000, अब ये लिख देना है मुझे यहाँ 36,000। तो 1,80,000 माइनस 36, 1,44,000, 1,44,000। अच्छा, अब क्या करना है, अब जो डिप्रिशिएशन है वो हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर तो हुआ, मतलब 2 बार एडजस्टमेंट होगा ना, ये एक्सपेंसेस में लिखना पड़ेगा टू डिप्रिशिएशन। ठीक है, इसका लिखना पड़ेगा डिप्रिशिएशन जो है बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स, प्लांट मशीनरी, मोटर व्हीकल, सभी का लिखेंगे। लेकिन कौन से ईयर का लिखेंगे, ऑब्वियसली करेंट ईयर का लिखेंगे। बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स, प्लांट मशीनरी, मोटर व्हीकल, सभी का करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर साल का डिप्रिशिएशन हर साल पीएल में चार्ज होता है। तो 80, 85, 60, 36, 80, 85, 60, 36, ये वाला तो 36। अच्छा, फर्नीचर फिटिंग्स कितना, 60, प्लांट इक्विपमेंट 85। बन गया, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये पूरा बन गया जो भी दिया हुआ था। अब बस कैलकुलेट करके देखना है कि क्या आंसर। ठीक है, पहले इनकम साइड जो है टोटल करते हैं, 4,80,000 प्लस 1,28,000 प्लस 8,80,000 प्लस
5,50,000 plus 1,85,000 plus 1,75,000 2,75,000। तो ये आंसर आ रहा है 26,73,000। ये टोटल इनकम है। अब माइनस करते हुए देखते हैं एक्सपेंसेस वगैरह। 8,50,000 माइनस 1,20,000 और 80, मतलब माइनस 2,00,000, 2,00,000 और 30, 2,38,000, 2,38,000 माइनस 1,12,000 माइनस 60 और 65 और 50, 1,15,000 माइनस 4,50,000 माइनस 28,000 माइनस 80,000 माइनस 60,000 माइनस 85 माइनस 36, 6,19,000 होगा। 6,19,000, 6,19,000 आंसर तो 3,92 में। क्या गलत है? तो अच्छा, एक चीज तो लिखा नहीं मैंने, वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम एक बार चेक कर लेते क्या नहीं लिखा मैंने। आ, देखते हैं, हम एक बार चेक कर रहे हैं। ठीक है, आंसर के साथ एक बार चेक कर रहे हैं क्या नहीं लिखा नहीं। मोटर व्हीकल पे डिप्रिशिएशन, फर्नीचर पे डिप्रिशिएशन लिखा है 85, 80 ये लिखा है। अच्छा, स्कॉलरशिप 80,000 और ये 65,000 कुछ था। अच्छा, स्कॉलरशिप 80,000 ये कहाँ लिखा है मैंने? हाँ लिखा है। अच्छा, इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस 65,000। स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंसेस जो है, स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंसेस 38,000। अच्छा, ये दो जगह पे गलत है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो हमें कंज्यूमेबल्स दिया था, एक चीज देखो, हर एक चीज का दो दो बार एडजस्टमेंट होता है। जैसे अगर देखोगे कि ये ट्यूशन फीस दो जगह गया, एक बार तो गया हमारे बैलेंस शीट में, ठीक है, एक हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में गया। फिर ये जो प्रॉफिट है 10% ऑन सेलिंग प्राइस, ये तो एक इंफॉर्मेशन था जिसका हम लोगों ने यूज किया ट्रेडिंग में। और ये डिप्रिशिएशन जो है ये स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, इसका भी दो बार यूज किया। डिप्रिशिएशन बैलेंस शीट में भी दे दिए हम लोग, और जो है इनकम एक्सपेंडिचर में। अब ये जो कंज्यूमेबल्स था इसका भी दो जगह पे यूज होना चाहिए। एक बार तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग में गया, और दूसरा कहाँ जाएगा कि टीचिंग स्टाफ के ऊपर और क्या खर्चा है। टीचिंग स्टाफ को सैलरी तो दे रहे हैं, साथ ही साथ उनका जो कंज्यूमेबल्स है टीचिंग और रिसर्च स्टाफ का, वो है 2,00,000, वो भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी तो दो जगह जाना चाहिए था ना। तो ये खर्चा जो है ये ट्रेडिंग में दिया, ये सही है, वो तो ट्रेडिंग का प्रॉफिट निकालने के लिए, लेकिन ये खर्चा यहाँ भी तो एड ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, टू मेटेरियल, टू मेटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम। ठीक है, टीचिंग स्टाफ का, टीचिंग स्टाफ का मेटेरियल एंड सप्लाई कंज्यूम, टीचिंग और रिसर्च मिला के लिख देते हैं, 2,00,000 हो जाएगा। टीचिंग एंड रिसर्च जगह नहीं है ना, 2,00,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 1,50,000 और 50,000 मिला के 2,00,000 हो गया। और ये जो स्टूडेंट्स वेलफेयर है और गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स वेलफेयर 75,000 इसी में ऐड कर देते हैं। स्टूडेंट्स वेलफेयर जो है यहाँ पर, ये 38,000 का तो कैश खर्चा है, और उसके साथ साथ मटेरियल्स का भी ऐसे लिख देते हैं। कैश 38,000 और मेटेरियल, मतलब पैसा इतना खर्चा हुआ है, मेटेरियल जो खर्चा हुआ मतलब जो स्टॉक वगैरह खर्चा हुआ है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, 75,000 ये ऐड नहीं किया, इसीलिए हमारा आंसर जो है थोड़ा सा मिसमैच हो गया। 75 और 30, वैसे भी ये गलत अप्रोच हो जाता। ठीक है, ठीक तो करना ही पड़ेगा। 1,30,000
13,000, ठीक है। तो यहाँ पर 1,13,000 मतलब यहाँ 75,000 दिया मैंने, ठीक है, और इधर मैंने 2 लाख दिया, तो 2,75,000 यहाँ पर एक्स्ट्रा गया। तो मेरा आंसर कितना आया था? और एक है थोड़ा सा, वो भी चेंज करना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। लास्ट आंसर आया था 6,19,000, तो यहाँ पर देखते हैं क्या माइनस हुआ। 6,19,000 में से माइनस हो जाएगा 2 लाख, और माइनस हो जाएगा 2 लाख के बाद ये 75 हम लोगों ने जोड़ दिया यहाँ पर, जो कि पहले नहीं था। ये हो गया, और एक डेटा है वो माइनस हो गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कुछ था, ये रहा गेम्स एंड स्पोर्ट्स 25,000। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स ये रहा 50,000 और प्लस 25,000, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। 50,000 ये तो है ही, प्लस 25,000 का स्टॉक यूज हुआ, मतलब 75,000 करना है, ठीक है। तो ये मैंने 75,000 कर दिया, लिखने का तो जगह नहीं बचा है, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख के कर दिया। लिखने का जगह बचेगा तो ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 25 और माइनस हो जाएगा, तो आ गया 3,09,000, ठीक है, 3,19,000। यहाँ पर हो जाएगा 3,19,000, ये हो गया सर 2673, ठीक है। तो एडजस्टमेंट तो दो दो जगह पे आता है, तो देखो ये भी दो जगह पे आया। एक तो ट्रेडिंग में यूज कर लिया, जो कि वर्किंग नोट में बनाया, क्योंकि हमें ट्रेडिंग बनाने बोला नहीं था। और दूसरा कहाँ यूज किया? जब हम लोगों ने एक्सपेंसेस दिखाया, तो टीचिंग स्टाफ के पीछे पीछे दो तरीके का एक्सपेंसेस है। एक तो उनको कैश में सैलरी दिया गया, ऊपर से उन्होंने ये सारे मेटेरियल्स यूज किया, तो वो भी एक्सपेंसेस है। सेम कंसेप्ट फॉर रिसर्च स्टाफ के लिए है कि उनको जो सैलरी दिया गया वो तो कैश में दिया गया, और उसके साथ साथ उनके लिए ये जो है कि कंज्यूम मतलब मटेरियल वगैरह का खर्चा हुआ। सेम स्टूडेंट्स वेलफेयर और गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये ऐड करेंगे सरप्लस 3,19,000, $19,25,000, 19,25,000, और बाकी ये टोटल करके देखते हैं। प्लस 9,50,000, प्लस 9,50,000, प्लस 25 और 5, 30,10,000, प्लस 225, 61,10,000। इधर भी इतना आना चाहिए, देखते हैं। 1,25,000 माइनस 3,60,000 माइनस 6,42,000 माइनस 5,90,000 माइनस 18,50,000 माइनस 8,00,000 माइनस 14,144,000 माइनस 2,04,000 255 10,40 और 1,00,000 बचे, ठीक है। चलो मैच हो गया। 61,10,000 दोनों साइड 10 है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन 8 जो बाकी है वो करेंगे। ম্যাম এই অঙ্কটা একটু অ্যাসেট সাইডে একটু দেখাবেন। দেখাচ্ছি। ওকে ম্যাম। देखो
Illustration 8. The following was the receipt and payment account of X Club for the year ended 31st March. ठीक है, ये रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, इसी की वजह से मैंने क्वेश्चन ये बाकी रखा था, ये पासबुक वाला मुझे समझाना है। ठीक है, तो ये देखो ये लिखा हुआ है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के हिसाब से बैंक में क्या बैलेंस है, बोल रहा है डिपॉजिट अकाउंट में इतना है, करेंट अकाउंट में इतना है। डिपॉजिट मतलब जो एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट, और करेंट अकाउंट का मतलब होता है कि बिजनेस करने के लिए बैंक में करेंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, सारे ट्रांजैक्शन करेंट अकाउंट के थ्रू से किया जाता है। ठीक है, जैसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, सेविंग्स होता है, वैसे ही करेंट अकाउंट, उसका यूज मैंने बता दिया कि बिजनेस करने के लिए करेंट अकाउंट का यूज होता है। अब यहाँ पर देखो हमें दिया हुआ है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, तो पासबुक के हिसाब से बैंक का बैलेंस बोल रहा है ये दोनों अकाउंट में ये है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमेशा बैंक के पासबुक के साथ हमारे पास जो कैश बुक होता है वो दोनों में दोनों का बैलेंस सिमिलर हो, ये जरूरी नहीं है। इसी वजह से हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, जहां पर हम लोग ये मैच करके देखते हैं कि जो पासबुक का बैलेंस है और जो कैश बुक का बैलेंस है वो बराबर है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो उसे रिकंसाइल करते हैं। बट यहाँ पर हमें ना पासबुक का बैलेंस चाहिए ही नहीं, हमें बैंक का बैलेंस एज पर कैश बुक चाहिए, क्योंकि हम लोग जो अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है तो इसका मतलब क्वेश्चन हमें जरूर से जरूर इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट ही बनाने के लिए बोला होगा। चलो एक बार देख लो, क्योंकि वही बोलेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट ये बनाना है। ठीक है, क्योंकि जब रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है तो वही बनाने बोलेगा। तो अगर मुझे मेरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, तो मुझे जो बैलेंस चाहिए वो मुझे कैश बुक का चाहिए, क्योंकि हम कहाँ से बनाएंगे, बैंक के पासबुक को देख के थोड़ी ना हम अपना इनकम एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट पेमेंट सॉरी बैलेंस शीट बनाएंगे। मुझे अगर मेरा पीएल यानी इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, तो मुझे अपना अपना जो अकाउंट्स, मेरे यहाँ जो अकाउंटेंट अकाउंट्स मेंटेन करता है, मतलब ईएक्सी क्लब का जो अकाउंटेंट है वो जो अकाउंट्स मेंटेन करता है, तो फिर वो क्या बनाता होगा, कैश बुक भी बनाता होगा। ठीक है, यही वाला तो कैश बुक है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। तो ये तो एक ही कॉलम है, नॉर्मली कैश बुक जो है 3 कॉलम का भी होता है, जिसमें डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम और बैंक कॉलम होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर कैश बुक का जो बैंक कॉलम होगा उसमें जो बैंक का बैलेंस दिख रहा होगा, हमें वो वाला बैलेंस चाहिए, हमें ये पासबुक का बैलेंस नहीं चाहिए। क्योंकि पासबुक का बैलेंस से हम लोग क्यों बनाए, क्योंकि हम लोग अपना जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे, तो हमारे पास कैश बुक में जो डेटा है उसी से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, बैंक के पासबुक वाले डेटा से क्यों बनाएंगे, तो कैश बुक वाले डेटा से बनाएंगे। तो मुझे क्या चाहिए, बैंक बैलेंस एट बैंक एज पर मुझे कैश बुक चाहिए। तो मुझे पासबुक से कैश बुक तक पहुंचना है, मतलब एक छोटा सा रिकंसिलिएशन करके चेक करना है कि पासबुक का बैलेंस इतना है तो कैश बुक का बैलेंस कितना होगा। ठीक है, और उसके लिए मुझे सिर्फ करेंट अकाउंट को ही हाथ लगाना है, इसको टच नहीं करना है। क्यों, क्योंकि डिपॉजिट अकाउंट जो है वो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस पासबुक के हिसाब से भी जो दिख रहा होगा, कैश बुक के हिसाब से भी वही दिख रहा होगा, क्योंकि वहां कोई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं होता। एक बार पैसा ले जाकर डिपॉजिट कर दिया, वो एज इट इज रहेगा, तो उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि पासबुक में भी डिपॉजिट का जो बैलेंस दिख रहा है, कैश बुक में भी वही बैलेंस दिख रहा होगा। तो फिर हमें अगर पूछा जाए कि कैश बुक का बैलेंस क्या है, तो हम लोग बोल देंगे 2230 ही है, लेकिन करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वही हमारे कैश बुक में दिख रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ये 600 हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम में दिख रहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो रिकंसिलिएशन पढ़ते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही दिख रहा होगा, तो फिर हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो देखेंगे आगे जाके क्या रिकंसिलिएशन दिया हुआ है। बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट, ये सब पढ़ लेंगे कि क्या हमारा इनकम एक्सपेंसेस है, क्या करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है, और यहाँ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर बोल रखा है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर आ जाते हैं फिर से। देखो यहाँ पर बोला है बैंक इंटरेस्ट, ये कहाँ पर जाएगा, इनकम में जाएगा। डोनेशन सब्सक्रिप्शन इनकम में जाएगा, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में जाएगा। रिसिप्ट फ्रॉम टीज इनकम में जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स इनकम में जाएगा। रिसिप्ट फ्रॉम टीज मतलब टीज से जो इनकम हुआ, फेयर यानी मेला लगा था उससे जो इनकम हुआ। सेल ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट बेच के ये पैसा मिला है, तो ये कहाँ जाता है, एक्चुअली इक्विपमेंट बेच के जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। और एसेट जितना कम होता है, जितने कॉस्ट से, वो बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि भाई इतने का एसेट कम हो गया।
ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन सा वैल्यू है, ये तो वो वाला है जैसे हम लोगों ने एसेट बेचा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 80, ठीक है। अब प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ पीएल डेबिट बोल के वो अमाउंट आ जाएगा, टू एसेट बोल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये 80 तो वो वाला है, तो ये कहाँ कहीं पर भी नहीं जाएगा, हमें कहाँ पर देना पड़ेगा इसका एडजस्टमेंट, हमें देखना पड़ेगा कि ये एसेट बेच के प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। और एसेट का कॉस्ट जितने से कम हुआ, जितने रुपए का एसेट बिका उतने से बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू को कम करके दिखाना पड़ेगा। नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी, वैरायटी से कुछ मतलब बेच बाच के पैसा मिला है, एंटरटेनमेंट, अच्छा बेचने वाला चीज नहीं है, नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, ठीक है। एंटरटेनमेंट से इनकम हुआ है 780, तो ये भी हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में चला जाएगा। टूर्नामेंट से मिला है वो भी मेरा इनकम में चला जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है ग्राउंड्समैन फी, ये एक्सपेंसेस होगा। मूविंग मशीन, तो मूविंग मशीन तो एसेट हो गया, बैलेंस शीट में जाएगा। रेंट ऑफ ग्राउंड ये एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंडिचर में जाएगा। कॉस्ट ऑफ टीज, ये जो टी बेच के 300 मिला है उसका कॉस्ट था 250, मतलब 250 से टी खरीदा और 300 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हो गया 50। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में ऐसे बाई रिसिप्ट बोल के 300 और टू एक्सपेंस बोल के 250 दिखा सकते हैं, या फिर सीधा सीधा नेट जो प्रॉफिट हुआ 50 वो बाई साइड में दिखा देंगे, बाई प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ टी बोल के 50, तो भी बात बराबर होगा। या तो दोनों साइड में लिख सकते हो इनकम और एक्सपेंसेस बोल के, या फिर नेट कर लो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, और उसको प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड में, लॉस होगा तो डेबिट साइड में दिखा सकते। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में जाएगा। रिपेयर्स एक्सपेंडिचर में जाएगा। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2021, ठीक है, 2021 का ऑनरेरियम जो है 2022 में पे हो रहा है, ये 22 का सारा डेटा दिया होता है, ये देखो दिखाते हैं, ये वाला 22 का सारा डेटा दिया हुआ था, ठीक है। तो ऑनरेरियम जो है 21 का 22 में पे हुआ है, तो ये हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ दिस पीरियड, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का इनकम एक्सपेंडिचर एक्रुअल बेसिस में बनता है और जो है ड्यूरिंग द पीरियड का बनता है, तो ये 21 का है, तो यहाँ पर हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। बैलेंस एज पर पासबुक, फिर से आ गया पासबुक, हमें उसका क्या करना है, कैश बुक वाला डेटा ढूंढना है। डिपोजिट तो ये कैश बुक का ही इतना ही दिख रहा होगा, पासबुक का जो डिपोजिट दिख रहा है कैश बुक का भी उतना ही दिख रहा होगा, कोई रिकंसिलिएशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, हो भी नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। बट करेंट अकाउंट का हमें ढूंढना पड़ेगा कितना होगा। कैश इन हैंड ये हमारे बैलेंस शीट में आ जाएगा। अब एडजस्टमेंट में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो यहाँ पर दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का दिया हुआ है, प्रिंटिंग का दिया हुआ है। अच्छा ये दोनों पॉइंट तो हमें पता है कैसे डील करना है। इंटरेस्ट बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। तो देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू जो है ये दोनों, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और इनकम एक्सपेंडिचर में इसका एडजस्टमेंट होगा। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, और इसका भी हमें क्या करना है, जो एक्सपेंसेस है एक्सपेंडिचर है वहां पर एडजस्टमेंट करना है। ये वाला बताएंगे कैसे होगा। फिर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो ये मशीन का ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये क्लोजिंग में जाएगा। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक, पासबुक में अभी तक ये इंटरेस्ट का वैल्यू गया नहीं है। मतलब हमें मान लो हम लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा, उसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट कहां पर दिखता है, बोल रहा है कि बैंक अकाउंट में दिख रहा होगा, मतलब पासबुक में बोला है ना, अभी तक एंट्री नहीं हुआ। देखोगे आजकल क्या होता है, अगर हमारा कुछ अकाउंट्स में पैसा आया तो हमारे पास जो मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक में रहता है उससे हमें क्या पता चल जाता है कि भाई इतना हमें इंटरेस्ट मिला। अब अगर बैंक वाले ने ही ये एंट्री नहीं किया है तो हमें भी नहीं पता चला होगा अभी तक कि हमारे पास 20 रुपीज का अर्निंग आया है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट ना तो कैश बुक में आया हुआ है ना तो पासबुक में आया हुआ है, ठीक है, भले ये लिखा हुआ हो नॉट एंटर्ड इन पासबुक। जब पासबुक में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, कैश बुक में भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन ही आएगा नहीं कि मुझे जो है इंटरेस्ट जो है दिया गया है, तो हम तब तक कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम अपने अकाउंटेंट को कैसे बोले कि भाई रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मुझे इंटरेस्ट मिला है, क्योंकि पासबुक में एंट्री नहीं हुआ तो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है, ठीक है। तो इसका मेरा मतलब इसको मुझे कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये मेरा एक्रूवल इनकम तो हुआ है, तो फिर मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे एक्रूड इनकम बोल के जो है इनकम एक्सपेंडिचर में हम ऐड करके दिखाएंगे, और जो हम लोगों का बैलेंस शीट है वहां पर आउटस्टैंडिंग बोल के दिखा दोगे, ठीक है। ये हमारे लिए इतना इनकम अभी भी बाकी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या बोला है। बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, तो
ग्राउंड्समैन का बोनस इतना आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, 222 का, ठीक है, इतना आउटस्टैंडिंग है, तो फिर ये कहाँ पर जाएगा, ये हम लोगों ने नहीं पे किया, लाइबिलिटी है, तो ये करंट लाइबिलिटी के हिसाब से तो जाएगा ही जाएगा, और ये बैलेंस शीट में जाएगा। और इसके अलावा ये हमारे एक्सपेंडिचर साइड में ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग बोल के, बोनस आउटस्टैंडिंग बोल के ऐड होके दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बोला है कि 31 मार्च 2022 को द ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज बाई ए टोटल ऑफ 200। बोल रहा है 22 से ऑनरेरियम जो है वो 200 से इंक्रीज हुआ है टोटल में। अब बोल रहा है प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, तो 200 से इंक्रीज हुआ है, मतलब पहले जो भी था उससे 200 इंक्रीज हो गया है, मतलब पहले कितना था, पहले था 400, ठीक है, ये देखो अभी कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। लेकिन ये पे नहीं किया है अभी भी हम लोगों ने, कैसे पता चला, क्योंकि ऑनरेरियम तो पिछले साल का इस साल पे हुआ है, मतलब 1 ईयर के गैप में पे होता होगा, इसी वजह से, ठीक है, 21 में 22 का पे हुआ, और ये जो ऑनरेरियम है ये 22 का है। ये अगर पे होता तो रिसिप्ट पेमेंट में, पेमेंट साइड में दिखाया जाता कि 22 का भी पे हुआ, बट वो तो नहीं दिखाया, मतलब ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये हम लोग एक्सपेंसेस में भी दिखाएंगे और करेंट लाइबिलिटी में भी दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन। इन द बुक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। वर्किंग नोट नंबर 1 कैश, वर्किंग नोट नंबर 1, वहां पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का एक बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास कैपिटल फंड नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट तो रेडी करना ही पड़ेगा, तभी जाके कैपिटल फंड का डेटा मिलेगा, बाकी जो भी चाहिए होगा वो करेंगे। अच्छा, सबसे पहले कैश इन हैंड 100। ये जो कैश इन हैंड है ये 100 रुपीज है, रिसिप्ट में दिख रहा है, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है ये, क्योंकि पता होगा तुम लोग को, चैप्टर खत्म होने आ रहा है कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट स्टार्टिंग विद कैश बैलेंस एंड विद कैश बैलेंस, तो ये है ओपनिंग कैश बैलेंस, कैश इन हैंड 100। ये सब हम लोग पहले दिन डिस्कस कर चुके थे, ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले। अच्छा, उसके बाद बैलेंस जो दिया है पासबुक के अकॉर्डिंग वो देखते हैं कैसे प्रिंट होगा, ये वर्किंग नोट नंबर 2 में जाते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक 2021-2022 बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। ये डिपॉजिट जो है वो तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं, जो है हमारे इसमें यहाँ पर डिपॉजिट बोल के बैंक बैलेंस दो तरीके का है, एक है डिपॉजिट, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है,
2250। अच्छा उसके बाद है सॉरी 2230। और करेंट अकाउंट 600, इसमें मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि करेंट अकाउंट का जरूरी नहीं है, इसीलिए इसको हम वर्किंग नोट में करेंगे। करेंट अकाउंट यहाँ पर लिख रहे हैं, इसमें जो भी चेंजेस होगा वो पुट कर देंगे। बैंक इंटरेस्ट 30, तो बैंक इंटरेस्ट इनकम है, इनकम में लिखेंगे बाई बैंक इंटरेस्ट। इसमें एक एडजस्टमेंट था तो इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे, बैंक इंटरेस्ट 30। फिर बोल रहा है डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन 2600, तो ये भी लिखेंगे बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, इसमें भी एडजस्टमेंट हो गया बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन 2600, इसमें जो भी एडजस्टमेंट होगा वो कर लेंगे। फिर उसके बाद बोला है रिसिप्ट फ्रॉम टीज, मैंने बोला कि ये हम लोग रिसिप्ट फ्रॉम टीज और कॉस्ट ऑफ टीज ये एडजस्ट करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई नेट रिसिप्ट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ था तो इधर लिखते बाई नेट रिसिप्ट फ्रॉम टीज, इसीलिए इधर लिख रहे प्रॉफिट हुआ 300 माइनस 250, तो 50 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। अगर चाहो तो दोनों साइड लिख सकते हो, इनकम और एक्सपेंसेस को अलग अलग। ये 300 और ये 250 मैंने दोनों का एडजस्ट कर दिया। कंट्रीब्यूशन टू फेयर, ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन टू फेयर ये हम लोग का आ जाएगा कितना, कंट्रीब्यूशन टू फेयर ये है 100, यहाँ पर लिख लेती हूँ। कंट्रीब्यूशन टू फेयर, अच्छा इसके बाद है नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट 780। एंटरटेनमेंट ये हो गया। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट 1000 दिया है, ठीक है, तो डोनेशन जो है ये हम लोगों को बोला है टूर्नामेंट के लिए है, तो ये फिर हो गया हम लोग का ये फंड जैसा ट्रीट होगा। जब डोनेशन का नाम दे देता है कि इस वजह से डोनेशन है, तो फिर वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जैसे बोला सिर्फ डोनेशन, जैसे यहाँ पर था सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन, इसको मैंने यहाँ दिखाया। यहाँ पर ये डोनेशन का मतलब है डोनेशन फ्री है, फ्री मतलब हम बोल रहे हैं कि डोनेशन को किसी भी काम में लगा सकते हैं। लेकिन जब रेस्ट्रिक्टेड डोनेशन मिलता है, जैसे डोनेशन के नाम के साथ डोनेशन फॉर दिस पर्पस, तो वो फिर लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आने वाला टूर्नामेंट है इसके अलावा हम लोग इसको कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इसे लाइबिलिटी बोला जाता है। अगर ये सिर्फ डोनेशन होता तो फिर हम लोग उसे इनकम दिखाते, क्योंकि वो फ्री टू यूज होता है, ये फ्री टू यूज नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। फिर बोल रहा है ग्राउंडमैन फीस, ठीक है, ये एक्सपेंसेस साइड में चलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राउंडमैन टू ग्राउंडमैन फीस, ये हो जाएगा 750। फिर यहाँ पर मूविंग मशीन ये एसेट हो जाएगा 1500। अच्छा उसके बाद रेंट ऑफ ग्राउंड 250। कॉस्ट ऑफ फीस ये हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। फेयर, अच्छा फेयर का दो एडजस्टमेंट था, देखो फेयर यहाँ पर भी दिख रहा है 400, तो ये पेमेंट साइड दिख रहा है, तो फेयर से इनकम हुआ है हम लोगों का, ये रहा फेयर से इनकी इनकम हुआ है। फेयर फेयर कहाँ पर था अभी थोड़ी देर पहले, ये रहा 100, और फेयर में फेयर को अरेंज करने के लिए खर्चा हुआ है 400, मतलब इसमें हमारा लॉस है, ये जो काम हुआ है इसमें लॉस है, क्योंकि फेयर के लिए पेमेंट करना पड़ा 400, जबकि फेयर से हमारा अर्निंग हुआ सिर्फ 100, तो मैंने इधर 100 लिख दिया है, तो फिर इधर लिख दो
कि टू पेमेंट फॉर फेयर, या फिर इसको भी चाहो तो एडजस्ट करके लिख सकते थे, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, या तो चाहो तो एडजस्ट करके लिख सकते थे, इधर 400 इधर 100 नहीं लिख के नेट 300 लिख सकते थे, ठीक है, इधर इधर 300 लिखना पड़ता, लॉस है ना तो डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि 400 खर्चा करके सिर्फ 100 अर्निंग हुआ, तो फिर इधर लिखना पड़ता। अब मैंने क्योंकि दोनों साइड लिख दिया है तो वैसे ही कर दिया। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 280, इसमें भी एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड ऑफिस, इसमें एडजस्टमेंट है, प्रिंटिंग एंड ऑफिस है हम लोग का 280, इसका वर्किंग नोट बना लेंगे, ठीक है, ये सब का भी वर्किंग नोट बना लेंगे, डोनेशन सब्सक्रिप्शन का इसका वर्किंग नोट बना लेंगे, डोनेशन सब्सक्रिप्शन का भी वर्किंग नोट बना लेंगे, चलिए अच्छा होगा। ये वर्किंग नोट नंबर 2 करते हैं। अच्छा, डोनेशन सब्सक्रिप्शन, ये प्रिंटिंग ऑफिस रिपेयर्स टू इक्विपमेंट 500, इसमें भी एडजस्टमेंट होगा, तो ये लिख देते हैं टू रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, इसमें भी एडजस्टमेंट होगा। वर्किंग नोट नंबर, अच्छा 1 2 ऑलरेडी बना हुआ है, 3 4 और ये 5th नंबर रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, इसका भी वर्किंग नोट बना लेंगे। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी ये वाला नहीं आएगा, लेकिन ऑनरेरियम का खर्चा हमें पता चल गया, हम लोग वो लिख सकते हैं टू ऑनरेरियम कितना होगा, बोला था कि ऑनरेरियम जो है 200 से इंक्रीज हो गया है प्रीवियस ईयर से, तो प्रीवियस ईयर में 400 था, इस बार अगर 200 से इंक्रीज हुआ है तो 600 था, लेकिन पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि इसका पेमेंट अगर हो जाता तो ऑब्वियसली ये दिखता, कहाँ दिखता, हमारे रिसिप्ट अकाउंट में पेमेंट साइड में, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम, क्योंकि ये तो मैंने कोई यहां से देख के नहीं लिखा, ये तो 21 का था, मैंने ये वाला डेटा लिखा ही नहीं, क्योंकि ये हमें लिखना ही नहीं है यहाँ पर, हमें तो ये 22 का बनाना है ना, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे करंट ईयर का 600 बाकी है। और ये फिर कहां पर आएगा, ये 400 ये आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर बाकी था तभी तो ये क्या हो रहा है, इस साल ये पेमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ये हो गया 400 आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम, ये प्रीवियस ईयर बाकी था तभी तो इस साल ये वाला पेमेंट हुआ है दिखा रहा है। अब बोल रहा है बैलेंस एज पर पासबुक डिपोजिट अकाउंट 3090, तो ये यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस बैंक डिपोजिट, डिपोजिट तो हम लोग लिख ही सकते हैं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, डिपोजिट है 3090, करेंट अकाउंट को एडजस्ट करेंगे 150, और कैश जो है वो लिख लेते हैं, कैश इन हैंड, कैश है तो इन हैंड है, क्योंकि बैंक का तो अलग से दे ही दिया था, 250, ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है, ये लिख दी, ठीक है। अच्छा, अब एडजस्टमेंट में चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन 150 जो है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा यहाँ पर, और वर्किंग नोट 3 बनाते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, टू बैलेंस बीडी, ये लिख दी, ओके। अच्छा, फिर यहाँ पर करेंट ईयर का 100, तो करेंट ईयर का यहाँ पर आ जाएगा करेंट ईयर का 100, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अच्छा, इसके बाद प्रिंटिंग का 100 और 80, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का जो है अमाउंट ड्यू है तो ये लाइबिलिटी है 100 और 80, तो इधर आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी 100 और टू बैलेंस सीडी 80, ठीक है, तो प्रिंटिंग का जो करेंट ईयर का है वो यहाँ पर होगा आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 100 और 80 जो है वो यहाँ पर आएगा
आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग का इधर आ जाएगा। अच्छा, अब ये प्रिंटिंग का जो यहाँ रिसिप्ट पेमेंट का डेटा था वो भी तो लिख लेना चाहिए, अकाउंट बना रहे हैं तो वो भी तो लेना पड़ेगा। तो प्रिंटिंग का डेटा कहाँ था, ये रहा। प्रिंटिंग 280 था, तो ये प्रिंटिंग में लिखेंगे 280, पेमेंट साइड से टू कैश 280, और सब्सक्रिप्शन का होगा बाई कैश, सब्सक्रिप्शन का इधर आएगा 2600। ये सब्सक्रिप्शन, इसमें डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन नाम दिया हुआ है, तो डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं प्रिंटिंग के बाद यहाँ पर क्या आ गया, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, ठीक है। अच्छा, ये समझा देंगे, एंड में इसको समझाएंगे। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट 800 और 1750, तो यहाँ पर लिखेंगे 800 मशीन, यहाँ पर 800 बोला है, और करेंट वाले बैलेंस शीट में 1750, यहाँ पर मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1750 बोला है। लेकिन पहले से हमें मूविंग मशीन ये कहाँ से मिला, ये रिसिप्ट पेमेंट से मिला, मतलब हम लोगों ने परचेस किया होगा मशीन, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसको फिर यहाँ पर तो सिर्फ 1500 सकते हैं, हमें किसी और तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मूविंग मशीन का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, वो कहाँ से मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख रहा है कितना, 800, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने परचेज किया है मशीन, वो कहाँ से दिखेगा, वो रिसिप्ट पेमेंट से दिख रहा होगा। ये देखो, पहले से मशीन अवेलेबल था तो वो लिख दिया, और करेंट ईयर में परचेज कितना किया है, परचेज यहाँ पर किया है, ये दिख रहा होगा, मशीन मशीन मशीन, ये रहा 1500, 1500 का मशीन दिख रहा होगा, ठीक है। तो टोटल कितना मशीन दिखना चाहिए, 2300, उसमें से सेल कर दिया, कितने का मशीन सेल किया, वो एडजस्टमेंट बाकी था ना, ये देखो यहाँ पर 80, ये यहाँ पर होगा, मैंने बोला 80 रुपीज का मशीन हम लोगों ने बेच दिया, ठीक है। तो कितना मशीन बचना चाहिए, मशीन बचना चाहिए 220, बट बोल रहा है कि मशीन कितने का बचा है, 1750 का बचा है। ये देखो यहाँ पर हमें बता रहा है ना, मशीन कितने का बचा है, 1750 का मशीन बचा हुआ है। इसका मतलब बाकी क्या होगा, डिप्रिशिएशन, बाकी हो जाएगा हम लोग का डिप्रिशिएशन। कैसे करके आया, बैलेंसिंग फिगर करके। तो 1750 और 2220 का बैलेंस 470, ये हम लोग का डिप्रिशिएशन है, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, हमारे पास ओपनिंग मशीन का ये बैलेंस था, कहाँ से मिला, ओपनिंग बैलेंस शीट से। परचेज तो लिखा था, बट वो ओपनिंग पहले लिखना चाहिए, तो उसको लिख के हटा के यहाँ परचेज दिखा दिया। सेल हुआ है 80 रुपीज का, ठीक है, और कितने का कॉस्ट था वो हमें नहीं बताया। सेल 80 रुपीज वाला मशीन हुआ है, तो इसका मतलब मशीन बचना चाहिए 2220, बट मशीन बचा है 1750, यानी डिप्रिशिएशन लगा है। तो डिप्रिशिएशन यहाँ पर दिखा देंगे, टू डिप्रिशिएशन ऑन मशीन 470, ये हो गया टू डिप्रिशिएशन ऑन मशीन। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्या है, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक 20, पासबुक में अभी तक इसका इंटरेस्ट नहीं एड ऑन किया गया है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग है, ये इंटरेस्ट हमें मिलेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन दिया है मतलब इंटरेस्ट हमें मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 20, तो 30 + 20 कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, और यहाँ पर करेंगे इनकम साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 20, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद बोला है ग्राउंड्स बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, बोनस बाकी है ग्राउंड्समैन का 300, ठीक है। तो ग्राउंडमैन का फीस के साथ बोनस ऐड करना चाहिए, बट मैंने जगह नहीं बचाया, तो अब यहाँ पर लिख देते हैं टू आउटस्टैंडिंग बोनस टू ग्राउंडमैन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 300, चाहो तो ऐड करके भी लिख सकते हो या फिर ऐसे, तो ये करेंट लाइबिलिटी में जाएगा, आउटस्टैंडिंग बोनस 300, आउटस्टैंडिंग बोनस हो गया हम लोग का 300, ठीक है। अच्छा, अब ये सब्सक्रिप्शन और ये प्रिंटिंग वाला अकाउंट बंद करते हैं, फिर चेक वाला लास्ट जो पॉइंट है वो समझाएंगे, ठीक है। तो ये वाला बंद करते हैं, यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन वाला डेटा है, तो सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा, 2600 + 100, तो 2600 + 100, ये हो गया 2700 - 150, 2550, ठीक है, ये हो गया मेरा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, 2550 वर्किंग नोट नंबर 3।
ठीक है। फिर इसके बाद ये प्रिंटिंग वाला देखना है। प्रिंटिंग का हम लोग का हो जाएगा 360 260। ठीक है, इसको बोलेंगे बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर 260। ये वर्किंग नोट नंबर 4 हो जाएगा 260। ठीक है, और रिपेयर टू इक्विपमेंट उसका हमें देखना पड़ेगा, उसमें क्या एडजस्टमेंट होगा। रिपेयर टू इक्विपमेंट ये कर लेते हैं। रिपेयर टू इक्विपमेंट वर्किंग नोट नंबर 5 वो नहीं बना है, चलो बना लेते हैं। देखो, रिपेयर्स का यहाँ पर पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं। रिपेयर टू इक्विपमेंट पेमेंट साइड में देखेंगे कितना है 500, तो ये हो जाएगा टू कैश 500। अब क्या दिया हुआ है देखो, सारे एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट मैंने बाकी रखा है, चेक अनप्रेजेंटेड बिल पेमेंट फॉर रिपेयर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने जिससे रिपेयर्स का काम करवाया उसको चेक में पेमेंट किया था, बट उसने वो चेक जो है अभी तक बैंक में नहीं लेके गया वो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनप्रेजेंटेड। बैंक में अभी तक अगर नहीं लेके गया तो जिसका हम लोग अकाउंट्स बना रहे, किसका अकाउंट्स बना रहे, हम लोग बना रहे हैं, इनका नाम क्या है, एक्स क्लब। ठीक है, तो एक्स क्लब का जो बैंक अकाउंट बना हुआ है वहां से अभी तक पैसा डिडक्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जिसको चेक दिए थे वो चेक लेके घर पे बैठा है, अभी तक बैंक में गया नहीं उसे डिपॉजिट करने। अगर डिपॉजिट करेगा तो ना पैसा डिडक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हम लोग अपने कैश बुक में तो लिख चुके हैं कि भाई मेरा ये खर्चा है, क्योंकि जब हम अपना चेक जो है साइन करके देने वाले हैं जो रिपेयर किया उसको, तो अकाउंटेंट को बोलना पड़ेगा कि ये खर्चा रिकॉर्ड कर लीजिए। तो कैश बुक में तो ये खर्चा रिकॉर्डेड है, बट बैंक के पासबुक में ये खर्चा रिकॉर्डेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बैंक के पासबुक में तो तब रिकॉर्ड होगा जिसको चेक दिए वो चेक लेके बैंक तक जाएगा तब तक। मतलब बैंक में ये अमाउंट का डिडक्शन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो बैंक में अगर ये अमाउंट का डिडक्शन नहीं हुआ है तो मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर दिया हुआ है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अगर मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक चाहिए तो मुझे ये बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, चेक अनप्रेजेंटेड बैलेंस को। देखो, जब हम रिकंसिलिएशन पढ़ाएंगे तो एक सीधा सा चीज सिखाएंगे। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो हमें कैश बुक तक पहुंचना है। ठीक है, तो कैश बुक में क्या इम्पैक्ट हो रहा है उस ट्रांजैक्शन का वो सोचना चाहिए। तो कैश बुक में ये खर्चा डिडक्ट हो रखा है, तो यहाँ भी अगर हम लोग लेस करेंगे तो हमारा रिकंसिलिएशन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना माइनस होगा, यहाँ पर 300 और 260 माइनस हो जाएगा। इधर से 300 और इधर से कितना माइनस हो जाएगा 260। ठीक है, तो इधर से 300 माइनस होने से ये कितना बचा 300, और इधर से 260 माइनस होने से कितना हो जाएगा 110। ठीक है, ये नेगेटिव में आ गया, ये ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव में आ गया, ये ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया बैलेंस एज पर कैश बुक, कि मेरे कैश बुक के हिसाब से मेरे बैंक बैलेंस कितने हैं, मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम में बैलेंस कितना दिख रहा है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना मिल गया 100, ये 10, ये ओवरड्राफ्ट हो गया, और ये 300 मिला। ठीक है, तो 300 वाला कहाँ लिखना है, 300 वाला तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। ठीक है, इसको लिखेंगे बैंक बैलेंस 300, और इधर ओवरड्राफ्ट हो जाएगा तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट हुआ तो इधर दिखेगा 110। ठीक है, 110 हो। और क्या रहेगा, हाँ अब प्रिंटिंग को तो क्लोज करना पड़ेगा। रिपेयर्स को, सॉरी रिपेयर्स को तो हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो रिपेयर्स को हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखो रिपेयर्स हम लोग का कैश पेमेंट 500 है, और ये देखो रिपेयर्स का बोल रहा है चेक अनप्रेजेंटेड है। मतलब इसका हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मेरा चेक अनप्रेजेंटेड है, ये करेंट ईयर का, ये अब चेक प्रेजेंट हो अनप्रेजेंट हो, हम लोग इसको कहाँ रिकॉर्ड करने वाले, इनकम एक्सपेंडिचर में। तो सीधा बात ये है कि ये खर्चा और ये खर्चा, ठीक है, एक खर्चा मेरा करेंट ईयर का है ही नहीं, मतलब 300, ये तो मेरा ऐसे ही लेस हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट तो मुझे कहीं नहीं दिखाना है, तो इसको लेस कर देंगे। और 260 को मुझे क्या कर देना चाहिए, ऐड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मेरा करेंट ईयर का है। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हो
क्योंकि खर्चा बाकी रह गया है, क्योंकि बोल रहा है कि अनप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ये लाइबिलिटी की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। अगर अकाउंट बना ही लिया है तो दिखा देते हैं। बाई बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा, 300 और इधर 260। $460, ठीक है, ये हो जाएगा टू इनकम एक्सपेंडिचर में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, 460, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे 460, 460, ठीक है। अच्छा, अब चेक करते हैं कितना आ रहा है अभी। 50 प्लस 2550 प्लस 150 प्लस 708, तो ये हो गया 3530। 3530 माइनस 750 और 250, 1000 माइनस 4 और 2, 456, मतलब 660 माइनस 600 माइनस 470 माइनस 300। और भी कुछ होगा। बोनस लिखा है मैंने, ग्राउंड्समैन फीस लिखा है, डिप्रिशिएशन ऑन मशीन, डिप्रिशिएशन ऑन मशीन, हाँ ये भी लिखा है। रेंट ऑफ ग्राउंड, रेंट भी लिखा है। पेयर का दोनों साइड लिखा है, यहाँ भी लिखा है, ठीक है। प्रिंटिंग का 260 सही है, फिर रिपेयर्स इक्विपमेंट 460, ये भी सही है। ऑनरेरियम 600, फिर क्यों मैच नहीं हुआ देख लेते फिर से। 750 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 260 प्लस 460 प्लस 600 प्लस 470 प्लस 300 माइनस 353, सही है। टू सरप्लस, तो मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन की। टू सरप्लस ये आ गया 40, ठीक है। अच्छा, अब ये सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड होगा, उसके लिए पहले कैपिटल फंड तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से कैपिटल फंड क्या है। 100 प्लस 2230 प्लस 150 प्लस 800 प्लस 300, 3580 माइनस 500, तो ये हो गया कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर करके 3080। कैपिटल फंड 3080 प्लस सरप्लस, सरप्लस है 40, 3120, 3120, ये ऐड करके देखते हैं। 3120 प्लस 1680 प्लस 410, 5210, और इधर भी इतना ही आना चाहिए। 1750 20 100 3090 250, सही है। 5210 मैच। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए बाकी रखा था बिकॉज जस्ट ये वाला जो रिकंसिलिएशन था इसकी वजह से, कि हमें पासबुक का बैलेंस चाहिए नहीं, हमें बैलेंस एज पर कैश बुक चाहिए। और कैश बुक का बैंक बैलेंस तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, दोनों बैलेंस शीट में लिखेंगे, लेकिन वो निकालने के लिए हमें से रिकंसाइल करना, ठीक है। और बाकी तो नॉर्मल एडजस्टमेंट था, जैसा होता है वैसा। और एक ऑनरेरियम वाला पॉइंट काफी अच्छा था, वो समझने वाला पॉइंट, ठीक है, ऑनरेरियम वाला जो। और यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स है जो कि काफी आसान है, चलो फटाफट बता देते हैं।
बोल रहा है द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट फॉर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज एक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। नहीं, रिसिप्ट पेमेंट में कभी एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं होता है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में होता है। स्टार्टिंग में बोला ये तो हमारे कैश बेसिस पे होता है, तो ये आंसर क्या हो गया, ये आंसर जो है ये फॉल्स होता है। ठीक है, ये आंसर फॉल्स हो गया। फिर बोल रहा है कि यहाँ पर both the revenue and capital nature transaction are recorded in the income and expenditure account। false, ये तो हमारी रिसिप्ट पेमेंट, कोई भी चीज के लिए पेमेंट करो वो हमारा कैपिटल या रेवेन्यू नेचर नहीं चेक करता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कैश बुक के तरह है, तो कैश आया और गया तो फिर लिखना पड़ेगा। अगर कैश इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी हो रहा है लिखना पड़ेगा, चाहे उसका नेचर ट्रांजेक्शन का कुछ भी हो। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं होता है कि फिक्स्ड एसेट खरीदा तो एक्सपेंडिचर में लिख दिए कि हाँ मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा, तो ये भी फॉल्स है। अच्छा, उसके बाद सेल ऑफ ग्रास बाय ए स्पोर्ट्स क्लब इज टू बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ एसेट। फॉल्स, क्योंकि घास जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो उसका कैपिटल एसेट, कैपिटल नेचर का एसेट थोड़ी ना है। ठीक है, कि उसको बेच के क्या है, उसको बेच के नॉर्मल इनकम हो रहा है। जैसे किसी के पास न्यूज़पेपर्स पुराना पड़ा हुआ है, बेच दिया, तो क्या वो एसेट हो गया? नहीं। वैसे ही अगर किसी के पास ग्रास पड़ा हुआ है वो बेच रहा है, तो वो उसके लिए कैपिटल नेचर का नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो आंसर है ये हम लोग का फॉल्स होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये रेवेन्यू इनकम है। ठीक है, इसलिए नहीं होगा। फिर बोल रहा है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट गिव्स द डिटेल्स अबाउट द एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। फॉल्स, एक भी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इतना बन चुका है, देख सकते हो। आउटस्टैंडिंग क्यों दिखाएगा? क्योंकि आउटस्टैंडिंग मतलब तो बाकी है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट तो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है तभी रिफ्लेक्ट करेगा, तो फिर आउटस्टैंडिंग तो नहीं दिखाएगा, तो ये फॉल्स हो गया। 6 नंबर का बोल रहा है एडजस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन शैल बी एडजस्टेड इन द फाइनल अकाउंट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओनली इन वन प्लेस। फॉल्स है, क्योंकि बचपन से पढ़ के आ रहे हो कि अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट बनाओ क्यों ना, वो हमेशा दो जगह पे एडजस्ट होता है। ठीक है, या तो जैसे देखो नॉर्मल देखोगे तो ट्रेडिंग में जाएगा, पीएल में जाएगा, या फिर ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में जाएगा, या फिर पीएल और बैलेंस शीट में जाएगा। अगर एनपीओ देखते हैं तो दो जगह क्या क्या होगा, बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब वन प्लेस में जाएगा, ये बात पूरा गलत है, यानी ये भी फॉल्स हो गया। 7th नंबर का देखो, बोल रहा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड आर मोर देन द टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड में जितना पैसा था, टूर्नामेंट फंड में जितना पैसा था उससे एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया है। देन द एक्सेस टू बी शोन एज एसेट इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। नहीं, कैसे एसेट बोल के दिखाएंगे? मेरे पास फंड में 100 रुपए था, मैंने उस फंड से फंड के काम में ही पैसा यूज किया, बट मेरा खर्चा 150 रुपए हो गया, तो 50 रुपीज कहाँ से दिखाएंगे? इसके बेसिस पे छोटा सा क्वेश्चन किया था, प्राइस फंड था, तुम लोग की इस पीडीएफ से किया हुआ है, तो वो हम लोग कहाँ दिखाएंगे? वो पीएल से पे करेंगे, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये 7th नंबर का भी फॉल्स हो गया। फिर बोल रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज टर्म्ड एज प्रॉफिट। नहीं, प्रॉफिट तो यहाँ यूज ही नहीं होता है, उसको बोलते हैं सरप्लस। प्रॉफिट टर्म यूज क्यों नहीं होता है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो 1 नंबर का हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, 9th नंबर में बोल रहा है सरप्लस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। नहीं, मेंबर कुछ भी लेके नहीं जा सकता है, मेंबर को लेके जाना ही नहीं है, ये तो चैरिटी जैसा है। ठीक है, जो भी पैसा होगा वो ये जिस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना है उसी पर्पस पे काम पे लगाना होता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर 10th नंबर देखो, टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड इज बेस्ड ऑन द फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ट्रू, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का जो रूल्स है उसी के रूल्स पे चलता है। जैसे कि ये तीनों फंड ही क्या हो गया, ये तीनों फंड ही हम लोग का जो है रेस्ट्रिक्टेड फंड हो गया, तीनों ही हम लोग का कहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस शीट में आएगा। और लाइब्रेरी के फंड से लाइब्रेरी का यूज होगा, बिल्डिंग फंड के पैसे से बिल्डिंग में कुछ भी करना है कर सकते हैं, टूर्नामेंट फंड का बस, बाकी और किसी जगह पे यूज नहीं कर सकते। मतलब बिल्डिंग का पैसा इस फंड से यूज नहीं कर सकते, या फिर किसी और फंड से किसी और काम के लिए इस बिल्डिंग का पैसा हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का रूल्स फॉलो करेगा। फिर बोल रहे हैं सब्सक्रिप्शन फीस रेफर्स टू वन टाइम फीस पेड बाय द मेंबर टू गेट एडमिशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द क्लब। नहीं, ऐसा तो कोई रूल्स नहीं है कि सब्सक्रिप्शन वन टाइम पेमेंट ही होगा और वो पेमेंट करने से एडमिशन मिलेगा जिससे क्लब का बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं। सब्सक्रिप्शन चंदा होता है। ठीक है, तो चंदा तो जाके मांगा जाता है कि भाई दीजिए इस काम के लिए थोड़ा वो चंदा दे दीजिए, हम लोग इकट्ठा करें, तो ये कोई वन टाइम फीस नहीं है जो पे करके किसी को मेंबरशिप मिलेगा, वो मेंबरशिप फीस होता है। टोकन पेमेंट मेड टू ए पर्सन हु वॉलंटरी अंडरटेक ए सर्विस विच वुड नॉर्मली बी पेड इन केस ऑफ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज ऑनरेरियम। ये सही बोला है। ठीक है, ऑनरेरियम का मतलब ही होता है कि
कोई एक पर्सन अपने मन से वॉलेंटरीली कुछ काम करके दे रहा है, ठीक है, एनपीओ के लिए, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए, तो हम लोग चाहे, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो उसे, इसको बोलते हैं सम्मान से कुछ देना, ठीक है, सम्मान से कुछ पेमेंट करना, उसको ऑनरेरियम बोलते हैं। हाँ, दे सकते हैं, उसी को ऑनरेरियम बोलते हैं। फिर बोल रहा है इंश्योरेंस कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ऐसा कहाँ देख रहे हो, इतना सारा इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, बजाज बजाज क्या क्या है इंश्योरेंस कंपनियां, तो क्या वो बिना प्रॉफिट के काम करती है? ऐसा कहाँ है, ऐसा नहीं है कि बिना प्रॉफिट के काम करती है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर, एंट्रेंस फीस विच इज टू बी कैपिटलाइज्ड शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नहीं, बोल रहा है एंट्रेंस फीस का कुछ पार्ट अगर कैपिटलाइज करनी बोला है तो वो पार्ट कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में। कैपिटलाइज बोला है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखेगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग का फॉल्स हो गया, ठीक है, सभी फॉल्स। अच्छा, बोथ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द करेंट एंड प्रीवियस ईयर आर रिकॉर्डेड इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉल्स। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर का होता है, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर का कभी नहीं होता है, ये भी फॉल्स हो गया 15th का। 16th नंबर, अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द विल ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन इज टर्म्ड एज लीगेसी। हाँ, कोई एक इंसान जो है अपने मन से अपना विल बना के गया है, ठीक है, कि मतलब अभी वो जिंदा नहीं है, उसने विल बनाया था कि मेरा जो भी पैसा है, मेरा जो भी एसेट है, वो किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए, डोनेट कर दिया जाए, तो इसको बोलते हैं लीगेसी, ठीक है। ये जो इनकम हुआ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको ये पैसा मिलेगा, जिसके नाम पे वो पैसा करके गए हैं, उसको बोलते हैं, उनके टर्म में लीगेसी बोलते हैं, जैसे ऑनरेरियम वैसे लीगेसी, जो पैसा मिला। अच्छा, ये ट्रू था, ठीक है। फिर 17th नंबर में बोल रहा है वेयर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज ए separate trading activity, the profit or loss from the trading account shall be transferred to income and expenditure account at the time of consolidation। ये बात ट्रू है। अभी आज ही हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया स्टार्टिंग में, ये देखो, यहाँ एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, अगर कुछ स्टॉक वगैरह बेचता है तो कहाँ गया, ये रहा, ये ट्रेडिंग अकाउंट बना था, यही चीज बोल रहा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अगर सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो उससे जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो जाएगा, जब हम लोग दोनों को कंसोलिडेट करेंगे, मतलब मिला जुला के बनाएंगे। बिल्कुल, ट्रांसफर तो हुआ, ये रहा 75,000 यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, तो ये ट्रू है। फिर 18th नंबर में बोल रहा है नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स कंसेंट्रेट देयर एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट अर्निंग एवेन्यूज। नहीं, कभी नहीं, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग करना इनका मोटो होता ही नहीं है, तो ये फॉल्स। 19 नंबर, ऑल द रिसिप्ट्स आर ऑफ रेवेन्यू नेचर इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गन। नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि जो भी रिसिप्ट होगा वो जो है रेवेन्यू नेचर का ही होगा, कैपिटल नेचर का भी तो रिसिप्ट करते हैं ये लोग, क्यों नहीं करेंगे। फिर बोल रहा है यहाँ पर, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। देयर इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। फॉल्स, कभी नहीं होता। इनकम एक्सपेंडिचर का ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आएगा, रिसिप्ट पेमेंट का होता है, ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश, ऐसे करके। फिर बोल रहा है स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है जो कि गवर्नमेंट ने दिया था, वो कहाँ डेबिट होगा, बोल रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा, रिसिप्ट पेमेंट में होगा, फंड्स ग्रांटेड फॉर स्कॉलरशिप अकाउंट होगा, तो ऑब्वियसली यही वाला फंड। अभी तो बोला कि जिस काम के लिए जो फंड दिया गया है या बनाया गया है उसी फंड के लिए यूज होगा, तो फिर अगर फंड जो है स्कॉलरशिप फंड बना हुआ है तो उस फंड से ही अगर पैसा दिया जा रहा है तो उस फंड में ही वो अमाउंट डिडक्ट होगा, तो फिर डेबिट वही वाला फंड होगा। तो ऑप्शन सी, इन केस ऑफ एनपीओ एक्सेस ऑफ टोटल एसेट ओवर लाइबिलिटी, तो ये रहा एक्सेस ऑफ टोटल एसेट, एसेट का जो टोटल है वो लाइबिलिटी, यहाँ पर फिर वो क्या निकल के आता है, कैपिटल फंड निकल के आता है। मतलब यहाँ पर मान लो 110 आ रहा है, यहाँ पर टोटल करके 100 आ रहा है, तो फिर इसको 110 करके यहाँ 10 लिखते हैं तो वो क्या आता है, कैपिटल फंड आता है। तो वही बोल रहा है टोटल एसेट ओवर लाइबिलिटीज, जितना एसेट एक्स्ट्रा है वही कैपिटल फंड होता है। फिर बोल रहा है जनरल डोनेशन एंड लीगेसीज आर क्रेडिटेड टू। तो जनरल डोनेशन, डोनेशन का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं बोला है, तो फिर वो इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है क्रेडिट कहां पर होगा, तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला हम लोग, क्योंकि जनरल बोला है तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगा। रिसिप्ट पेमेंट में भी आएगा कि हम लोगों ने रिसिप्ट किया है, ये डोनेशन एंड लीगेसीज, बट ये रिसिप्ट पेमेंट में कौन से साइड आता है, रिसिप्ट पेमेंट में हमारे डेबिट साइड आता है, क्योंकि रिसिप्ट इधर होता है, ठीक है। अगर रिसिप्ट पेमेंट में दिखाना है तो इस साइड दिखाना पड़ेगा, इसीलिए आंसर हम लोग का बी सही है। कैपिटल फंड में तो ऐड नहीं होगा क्योंकि ये जनरल डोनेशन। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड, प्राइस फंड में हमें इंटरेस्ट मिला तो वो क्या करेंगे, उस इंटरेस्ट को प्राइस फंड में ही ऐड कर देना। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में अलग से फंड बेस्ड अकाउंटिंग में सीखा था, 4th का सी हो जाएगा।
ये इनकम एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट पेमेंट में नहीं जाएगा। हाँ, रिसिप्ट पेमेंट में दिखेगा कि इंटरेस्ट आया था रिसिप्ट में, बट ऐड कहाँ पर होगा, ऐड होगा प्राइस फंड में जाके ऐड होगा। और रिसिप्ट पेमेंट में क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट साइड आएगा। स्पेशल एड्स, स्पेशल अगर कुछ मिल रहा है तो वो क्या होगा, वो कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकता है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है, दोनों ही हो सकता है। स्पेशल एड्स को हम लोग दोनों ही ट्रीट कर सकते हैं, कैपिटल रिसिप्ट भी ट्रीट कर सकते हैं, रेवेन्यू ट्रीट किया अगर तो फिर दिखा देंगे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में। और अगर हम लोग इसको कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करना चाहते हैं तो फिर हम लोग उसको दिखाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। और ये लास्ट, इफ देयर एग्जिस्ट ए स्पेसिफिक स्पोर्ट्स फंड बोला है, द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी विल बी टेकन टू, कहां पर दिखाएंगे, फिर उस स्पोर्ट्स फंड से ही लेस करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कि स्पोर्ट्स फंड बना हुआ था, उसी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो भी खर्चा होगा वो स्पोर्ट्स फंड से ही हमें लेस करके दिखाना पड़ेगा। अगर वो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स फंड नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, देखो स्पोर्ट्स फंड बना हुआ है तो उसका स्पोर्ट्स का खर्चा स्पोर्ट्स फंड से ही निकालना चाहिए। अगर नहीं बना हुआ होता तो इनकम एक्सपेंडिचर से दिखाते, मतलब प्रॉफिट से पे करते। तो इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते, रिसिप्ट पेमेंट में पेमेंट साइड दिखाते। क्योंकि स्पेसिफिक स्पोर्ट्स फंड बना हुआ है तो कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा तो स्पोर्ट्स फंड से हमें उसे डिडक्ट करना पड़ेगा। तो बोल रहा है क्या दिखाना है, बोल रहा है यहाँ पर द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी कहां पर लेके जाएंगे, स्पोर्ट्स फंड में लेके जाएंगे, मतलब ट्रीटमेंट वहां पर दिखाना, ठीक है। तो बड़ा ही आसान था, जो मैंने बताया उसी के बेसिस पे बना हुआ है। ये सब तो मैक्सिमम फॉल्स 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 है, और कुछ चीज तो मतलब एकदम बेसिक ऑफ अकाउंट्स का दिया हुआ है, क्योंकि एक्रुअल बेसिस, कैश बेसिस, ठीक है। तो देखो ये 20 हमारा ट्रू फॉल्स, और यहाँ से हमारा जो है एमसीक्यू ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग जो है सिंगल एंट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करें। बाय मैम। बाय मैम।